नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं ना, वो क्रिकेट के इतिहास के सबसे खौफनाक और अभेद्य माने जाने वाले किले के बारे में है। बिल्कुल। मतलब जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस किले की रखवाली एक ऐसी सेना कर रही हो जो शायद ये भूल चुकी है कि किले का मुख्य दरवाजा बंद कैसे किया जाता ये काफी दिलचस्प सवाल है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी सवाल से टकराने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के उस हाई वोल्टेज मैच नंबर 7 की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की सीधी भिड़ंत होने वाली है। और ये कोई साधारण मैच नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुकाबला एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम यानी अपने चेपॉक में है। मतलब एक तरफ है ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई, जो अभी तक अपनी पहली जीत की तलाश में संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स है, जो जीत की लय को हर हाल में बरकरार रखना चाहेगी। उस लय की बात करें ना, तो सतह पर कोई भी सीधा निष्कर्ष निकाल सकता है कि पंजाब का पलड़ा भारी है। एग्जैक्टली। लेकिन जब बात चेपॉक की आती है, तो क्रिकेट के वो सारे पारंपरिक नियम एकदम से खिड़की के बाहर फेंक दिए जाते हैं। मैं कहूंगी कि ये मैदान सिर्फ 22 गज की पिच या बाउंड्री लाइन का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये ना एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा जाल जो मेहमान टीमों को मानसिक और तकनीकी रूप से थकाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सही कहा। और यहीं पर मुझे लगता है कि पंजाब की जो आक्रामक मानसिकता है ना, वो आज एक बहुत बड़ी दीवार से टकराने वाली है। बिल्कुल टकराएगी। क्योंकि आक्रामकता को सफल होने के लिए एक पेस की जरूरत होती है, मतलब गति चाहिए होती है। और चेपॉक की जो लाल मिट्टी है, वो तो वैज्ञानिक रूप से गति को सोखने के लिए जानी जाती है। हाँ, वो मिट्टी का टेक्सचर ही वैसा है। हम अक्सर धीमी पिच जैसा शब्द सुनते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा इसके भौतिक विज्ञान को समझें, तो यहाँ की मिट्टी और बाउंड्री के आकार का संयोजन काम कैसे करता है। क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज 75 मीटर से ज्यादा बड़ी हैं, और ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। मतलब ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग मान लेते हैं। ये ना शुद्ध ज्यामिति और भौतिकी का खेल है। अच्छा। आप देखिए, जब हम चेपॉक की सूखी और खुरदरी सतह की बात करते हैं, तो दरअसल हम फ्रिक्शन या घर्षण की बात कर रहे होते हैं। जब गेंद टप्पा खाती है ना, तो लाल मिट्टी की प्रकृति गेंद की गति को अचानक से कम कर देती है। मतलब गेंद बाट पे रुक कर आती है। बिल्कुल। अब इसमें आप उस 75 मीटर की लंबी बाउंड्री को जोड़ दीजिए। छोटे मैदानों पर क्या होता है, जब बल्लेबाज किसी धीमी गेंद पर जल्दी बल्ला चला देता है, तो वो मिसहिट होने के बावजूद बाउंड्री पार कर जाती है। हाँ, चिन्ना स्वामी वगैरह में तो बहुत देखा है हमने ऐसा। एग्जैक्टली। लेकिन चेपॉक में वो जो अतिरिक्त 5 या 10 मीटर की दूरी है ना, वो उस मिसहिट को छक्के से एक बहुत आसान से कैच में बदल देती है। और चेन्नई के स्पिनर्स को ये ज्यामिति बहुत अच्छे से पता होती है। तो इसी वजह से वो गेंद को ज्यादा हवा में रखते हैं। हाँ, वो जानबूझकर गेंद को फ्लाइट देते हैं, उसे लूप कराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो लंबी बाउंड्री ही उनकी सबसे अच्छी फील्डर है। क्या बात है। मतलब चेपॉक की पिच एक बिछी हुई शतरंज की बिसात जैसी है, जहां बल्लेबाजों की ताकत से ज्यादा स्पिनर्स के दिमाग की जरूरत होती है। तो इसका मतलब बल्लेबाज को छक्का मारने के लिए सिर्फ टाइमिंग नहीं, बल्कि खुद की पावर भी जनरेट करनी होगी। बिल्कुल, जो कि एक धीमी गेंद पर बहुत मुश्किल होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या टॉस हारने वाली टीम मैच शुरू होने से पहले ही आधी जंग हार जाती है? क्योंकि चेपॉक में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना हमेशा से फायदेमंद माना जाता है। मैं कहूंगी कि ये मनोवैज्ञानिक से ज्यादा एक थर्मोडायनामिक्स और सतह के क्षरण का मामला है। थर्मोडायनामिक्स? वो कैसे? अब देखिए, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, खासकर शाम के समय, इस पिच पर जो भी थोड़ी बहुत नमी होती है ना, वो कम होने लगती है। सतह को बांध कर रखने वाला जो सरफेस टेंशन है, वो टूट जाता है। अच्छा, तो पिच सूखने लगती है। हाँ, और नतीजा ये होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें दरारें खुलने लगती हैं। जब एक स्पिनर दूसरी पारी में इस भुरभुरी सतह पर गेंद फेंकता है, तो वो टर्न होती है। सिर्फ टर्न नहीं, गेंद सैंडपेपर पर रगड़ने जैसी प्रतिक्रिया देती है। वो बहुत अप्रत्याशित रूप से घूमती है या रुक जाती है। पहली पारी में बल्लेबाज 160 या 70 रन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है, लेकिन दूसरी पारी में उसी पिच पर नए बल्लेबाज के लिए अपना खाता खोलना भी एक पहेली बन जाता है। ओहो, ये समझना वाकई दिलचस्प है कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पिच असल में टूट रही होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस पूरी ज्यामिति और भौतिकी को समझें, तो एक टीम है जिसने पिछले कुछ सालों में इस चेपॉक कोड को पूरी तरह क्रैक कर लिया है। आप पंजाब किंग्स की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही।
चलिए थोड़ा हेड टू हेड आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो चेन्नई और पंजाब के बीच अब तक कुल 32 मुकाबले हुए हैं। और दोनों बिल्कुल 16-16 की बराबरी पर है। एकदम संतुलित। लेकिन सतह के नीचे एक ऐसा आंकड़ा है जो चेन्नई के फैंस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पिछले 7 मुकाबलों में से 6 मैच पंजाब किंग्स ने जीते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब 7 में से 6। ये कोई इत्तेफाक या संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये बिल्कुल संयोग नहीं है। जब कोई टीम लगातार किसी एक खास रणनीति के खिलाफ हावी होती है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने विरोधी टीम के सिस्टम को हैक कर लिया है। सही बात है। पंजाब ने ये अच्छे से समझ लिया है कि चेन्नई अपनी टर्निंग पिच पर विपक्षी टीम को फंसाने का जाल बुनती कैसे है। मैं कहूंगी कि उन्होंने चेन्नई के स्पिनरों को रीड करना शुरू कर दिया है। और शायद अपनी गेंदबाजी में भी बदलाव किए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे वेरिएशंस शामिल किए हैं जो चेपॉक की परिस्थितियों को चेन्नई से भी बेहतर तरीके से भुनाते हैं। और आज के मैच में ना चेन्नई के लिए एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना शायद नामुमकिन है। सबसे बड़ा झटका, हम बात कर रहे हैं MS धोनी की गैर मौजूदगी की। ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। उन्हें काफ स्ट्रेन यानी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसकी वजह से वो आज मैदान पर नहीं उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर हल्की चोट के बावजूद खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। श्रेयस का होना पंजाब के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। लेकिन MS धोनी का चेपाक में ना होना मतलब ये सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना नहीं है। MS धोनी के बिना चेपाक में चेन्नई की कल्पना करना वैसा ही है जैसे बिना इंजन की ट्रेन। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। है ना? इस पिच पर आने वाला हर अप्रत्याशित उछाल, मैच के मोमेंटम में होने वाला हर अचानक बदलाव अब सीधे युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को झेलना होगा। धोनी उस प्रभाव को सोख लेते थे। बिल्कुल सोख लेते थे। तो क्या संजू सैमसन और ऋतुराज इस रणनीतिक खालीपन को और पंजाब के हावी होने के इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेल पाएंगे? देखिए, धोनी के अहमियत को आप सिर्फ उनके बल्ले या विकेट कीपिंग ग्लव से नहीं माप सकते। वो ना चेपाक में एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते थे। मैं आपको एक तकनीकी उदाहरण देती हूँ। हाँ, प्लीज समझाइए। जब धोनी स्टंप्स के पीछे होते थे तो वो सिर्फ गेंदबाज को ये नहीं बताते थे कि गेंद कहाँ फेंकनी है। वो बल्लेबाज के हीट मैप को पढ़ते थे। वो जानबूझकर मिड विकेट या लॉन्ग ऑन के फील्डर को ठीक बाउंड्री लाइन पर खड़ा करने के बजाय 5 कदम अंदर खड़ा करते थे। ओहो, ताकि बल्लेबाज को लगे कि जगह खाली है। बिल्कुल, ताकि बल्लेबाज को लगे कि उसके पास गेंद को क्लियर करने की पूरी जगह है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम पैदा करने की कला थी। मतलब वो जानबूझकर लालच देते थे। हाँ, और बल्लेबाज लालच में आकर बड़ा शॉट खेलता था और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। धोनी के बिना ये ज्यामितीय जाल बुनना ऋतुराज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। संजू सैमसन के पास अनुभव जरूर है। अनुभव है, लेकिन चेपॉक के इस माइक्रो मैनेजमेंट में धोनी का कोई विकल्प नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है, ऑप्टिकल इल्यूजन। और इस खालीपन के बीच दोनों टीमों में कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आज सबसे ज्यादा नजरें टिकी होंगी। हाँ, मैच विनर्स की कमी नहीं है। चेन्नई की तरफ से युवा सनसनी डिवॉल्ड ब्रेविस पर काफी दारोमदार होगा। वहीं पंजाब के खेमे में पिछले मैच में शानदार 72 रन बनाने वाले कूपर कोनोली जबरदस्त फॉर्म में हैं। कोनोली तो कमाल खेल रहे हैं। और साथ ही अर्शदीप सिंह IPL में अपने 100 विकेट के ऐतिहासिक आंकड़े के बेहद करीब खड़े हैं। मुझे लगता है कूपर कोनोली का आत्मविश्वास इस वक्त एकदम चरम पर होगा। लेकिन यहाँ एक पेच है। वो क्या? कोनोली जिस ऑस्ट्रेलियाई ढांचे से आते हैं ना, वहां पेस ऑन द बॉल यानी तेज गति वाली गेंदों पर प्रहार करना सिखाया जाता है। चेपॉक की जो पिच है वो उनके इस प्राकृतिक खेल का कड़ा परीक्षण करेगी। मतलब उन्हें गेंद की गति नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। उन्हें अपनी ताकत के बजाय अपनी टाइमिंग और गैप ढूंढने की कला पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। तो इन सब बातों को, ऐतिहासिक आघात, चोटों के प्रभाव और चेपॉक की पिच को ध्यान में रखते हुए अब वक्त है संभावित एकादश की बिसात देखने का। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फौज उतर रही है। CSK की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन पारी संभालेंगे। मध्यक्रम में दिवाल्ड प्रीवीज, शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन हैं। और गेंदबाजी में नूर अहमद, खलील अहमद, राहुल चहर, मथीशा पथिराना, मुकेश चौधरी और शेख रशीद शामिल हैं। अगर हम इससे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो चेन्नई की ये लाइनअप साफ बता रही है कि उन्होंने अपनी पारंपरिक ताकत पर ही दांव खेला है। मतलब स्पिन पर? हाँ, नूर अहमद और राहुल चहर को साथ खिलाने का सीधा मतलब है कि वो बीच के ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों का दम घोटना चाहते हैं। नूर का एंगल और चहर की पारंपरिक लेग स्पिन चेपॉक में बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन यार, यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे?
क्योंकि जब हम पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 को देखते हैं तो रणनीति बिल्कुल अलग नजर आती है। कप्तान श्रेयस अय्यर, प्रभुसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, मार्कस स्टॉइनस, नेहल वधेरा और शशांक सिंह। बैटिंग तो काफी गहरी है। बैटिंग तो है, लेकिन असली हैरानी तो उनके गेंदबाजी आक्रमण को देखकर होती है। मार्को जैनसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन और विजय कुमार वैशाख। पेस हैवी लग रही है। चेपॉक स्पिनरों का गढ़ है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पंजाब की टीम में लॉकी फर्ग्यूसन जैसे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विशुद्ध तेज गेंदबाज हैं। क्या पंजाब ने चेपॉक की पिच को पढ़ने में कोई गलती की है या ये उनकी कोई आक्रामक रणनीति है? देखिए, सतह पर तो ऐसा ही लगता है कि 150 की रफ्तार वाली गेंद चेपॉक में बल्लेबाज के लिए एक तोहफा होगी। क्योंकि बल्लेबाज को खुद की गति नहीं बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन असल में ये पिच को गलत पढ़ना नहीं है, बल्कि पेस ऑफ विविधताओं का एक बहुत ही आक्रामक इस्तेमाल है। अच्छा। आप देखिए, फर्ग्यूसन सिर्फ अपनी तेज गति के लिए नहीं जाने जाते। जब वो चेपॉक की इस खुरदरी लाल मिट्टी पर 135 की रफ्तार से ऑफ कटर फेंकते हैं ना, तो उनकी उंगलियां सीम पर कसकर घूमती हैं। ओके, और फिर फ्रिक्शन अपना काम करता है। हाँ, जब गेंद टप्पा खाती है तो वो घर्षण के कारण बल्लेबाज की उम्मीद से कुछ मिलीसेकंड की देरी से पहुंचती है। ओहो। और बल्लेबाज की जो मसल मेमोरी होती है वो उसे पहले ही शॉट खेलने पर मजबूर कर देती है। नतीजा क्या होता है? गेंद हवा में खड़ी हो जाती है। यानी वो अपनी तेज गति का इस्तेमाल एक धोखे की तरह कर रहे हैं। बल्लेबाज को लगता है गेंद तेज आएगी, लेकिन वो टप्पा खाकर रुक जाती है। बिल्कुल। और जहां तक मार्को जानसन का सवाल है, उनका जो 7 फीट के करीब का कद है वो उन्हें एक अलग ही तरह का उछाल देता है। हाँ, उनका रिलीज पॉइंट बहुत ऊंचा है। एक ऐसा अजीब उछाल जो चेपॉक की पिच पर बल्लेबाजों को कभी सेटल नहीं होने देता। वो उस हार्ड लेंथ पर हिट करते हैं जहां से बल्लेबाज ना तो फ्रंट फुट पर आ सकता है और ना ही बैक फुट पर जाकर कट मार सकता है। और युजवेंद्र चहल का भी तो रोल होगा इसमें। हाँ, उनका तो जिक्र करना बहुत जरूरी है। चहल उस तरह की स्पिन नहीं करते जैसी चेन्नई के गेंदबाज करते हैं। हाँ, वो थोड़ा अलग डालते हैं। वो गेंद को हवा में ज्यादा लूप देते हैं। हाँ। उनका जो ओवर स्पिन है ना, हाँ। वो गेंद को तेजी से डिप कराता है। चेपॉक की सूखी पिच पर गेंद का इस तरह अचानक नीचे गिरना और फिर टर्न होना बल्लेबाजों के लिए सच में एक बुरा सपना है। तो संभावित एकादश सामने आने के बाद चर्चा स्वाभाविक रूप से उन की बैटल्स की ओर मुड़ती है जो इस मैच का असली नतीजा तय करेंगे। ये सबसे अहम हिस्सा है। पहला मैचअप है पारी की शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ बनाम अर्शदीप सिंह। मैं कहूंगी कि ये पावर प्ले में स्विंग बनाम क्लास की बेहतरीन जंग होगी। ऋतुराज तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है। हाँ, ऋतुराज की ताकत उनकी कलाई का काम और क्रीज का इस्तेमाल है। लेकिन अर्शदीप एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो गेंद को हवा में अंदर की तरफ इन स्विंग कराने में माहिर हैं। और चेन्नई की हवा में स्विंग तो मिलेगा। बिल्कुल। जब नई गेंद की सीम उमस भरी हवा को चीरते हुए ऋतुराज की तरफ आएगी तो अर्शदीप कोशिश करेंगे कि गेंद को स्टंप्स की लाइन पर रखें, क्योंकि ऋतुराज कभी-कभी इन स्विंग पर फंस जाते हैं। एग्जैक्टली। उनका जो ट्रेडो मूवमेंट है, अगर उसमें 1 सेकंड के अंश भर की भी देरी हो गई तो वो LBW या बोल्ड हो सकते हैं। और अगर हम मिडिल ओवर्स की बात करें तो एक और निर्णायक मुकाबला है शिवम दुबे बनाम युजवेंद्र चहल। ये तो मिडिल ओवर्स में स्पिन बनाम पावर हिटिंग का सबसे निर्णायक मुकाबला होगा। शिवम दुबे स्पिनर्स के खिलाफ बहुत खतरनाक है। ये मुकाबला ना शक्ति बनाम चालाकी का बेहतरीन उदाहरण है। शिवम दुबे की रीच बहुत बड़ी है, वो स्पिनर्स को सीधे स्टैंड्स में भेज देते हैं, लेकिन चहल उन्हें आसानी से गेंद उनके रडार में नहीं देंगे। तो चहल क्या रणनीति अपनाएंगे? चहल मैग्नस इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो गेंद को वाइड लाइन की तरफ हवा में लूप करेंगे, उसे ऑफ स्टंप से दूर रखेंगे और उसमें अतिरिक्त ओवर स्पिन डालेंगे ताकि गेंद दुबे के बल्ले के नीचे आने से पहले ही डिप हो जाए। सही पकड़े हैं, मतलब चहल उन्हें मजबूर करेंगे कि वो लंबी बाउंड्री की तरफ शॉट मारे, वो भी एक ऐसी गेंद पर जो उनकी पहुंच से दूर जा रही है। अगर दुबे उस डिप होती गेंद को मारते भी हैं तो वो बल्ले के निचले हिस्से पर लगेगी और 75 मीटर की बाउंड्री पर सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी। बाप रे, अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, प्रिडिक्शन टाइम। आंकड़े क्या कहते हैं? डेटा, एक्सपर्ट्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रिडिक्शन मॉडल्स के अनुसार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। इस कांटे की टक्कर में पंजाब किंग्स के जीतने के चांस 53.5% हैं, जबकि CSK के चांस 46.5% हैं।
मैं हैरान नहीं हूँ। रुको रुको, मैं तो हैरान हूं। क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि सीएसके अपने ही घर में, जहां उन्हें हराना लगभग नामुमकिन होता है, अंडरडॉग है? क्या पंजाब का हालिया 6-1 रिकॉर्ड चेपॉक के घरेलू फायदे से भी बड़ा फैक्टर बन गया है? देखिए, ये हैरानी स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम भावनाओं को हटाकर सिर्फ ठोस गणित पर नजर डालें तो ये 53.5% का आंकड़ा बिल्कुल तार्किक लगता है। वो कैसे? पहली बात, धोनी का खालीपन। ये सिर्फ एक भावनात्मक तर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक नुकसान है। फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर्स के रोटेशन से जिस तरह वो गला घोटते थे, वो क्षमता ऋतुराज में अभी शुरुआती चरण में है। ये तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, पंजाब का संतुलन। उनके पास आक्रामक तेज गेंदबाजी है जो कटर्स का बेहतरीन इस्तेमाल जानती है, और चहल जैसा मास्टर स्पिनर है। तो इस डीप डाइव को समेटते हुए हम इस बात पर सहमति जता सकते हैं कि भले ही पंजाब की फॉर्म शानदार है, लेकिन चेन्नई अपने घर में हमेशा एक खतरनाक शेर की तरह होती है। बिल्कुल, उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या ऋतुराज अपनी कप्तानी में पहली जीत दिलाएंगे या श्रेयस अय्यर की टीम अपनी विजय रथ को आगे बढ़ाएगी? लेकिन अंत में मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। बताइए, अगर पंजाब किंग्स आज बिना एमएस धोनी वाली इस नई सीएसके को उनके ही घर चेपॉक में हरा देती है, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि आईपीएल में अब चेपॉक के किले का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या वो सारा दबदबा सिर्फ मैदान का नहीं बल्कि स्टंप्स के पीछे खड़े उस अकेले इंसान का था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। दोस्तों, आप लोग अपनी भविष्यवाणियां और विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। ये वीडियो या ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैच के बाद हम इस पर दोबारा चर्चा करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।